कारगिल विजय उत्सव के अवसर पर यह मंच पर उपस्थित हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के संयोजक ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा जी, हमारे कैप्टन करण सिंह भाटी जी, विकास गुप्ता जी, हमारे पूर्व मेजर जनरल गण, सांसद, विधायक, हमारे विधानसभा के पूर्व स्पीकर महोदय व उपस्थित सभी आज के कार्यक्रम में आए हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने की दृष्टि से उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और विशेष रूप से हमारे इस कार्यालय परिसर की सुरक्षा में जो टुकड़ी लगी है उसके भी सभी जवान यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके अधिकारी उपस्थित हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा जी ने तथ्यात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार का उद्बोधन हम सबके समक्ष किया है, और इससे पूर्व जो सबके दिलों में गीत बजता है, ऐसा गीत भी हमारी एक छोटी बहन ने यहां पर गाया है। उस गीत में सब कुछ है। पार्टी में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस और विशेष रूप से 16 दिसंबर जब बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, इन दोनों दिवस को हम लोग यहाँ मनाते रहे। आज भी ये दिवस मनाने के लिए हम एकत्रित हैं। कल टीवी में भी कारगिल विजय की गाथा कई प्रकार से दिखाई जा रही थी। आज समाचार पत्रों में भी कईयों में उसके बारे में जानकारियां हैं। तथ्यात्मक जानकारी भी हमारे ध्यान में रहे। एक चोटी पर लड़ाई थी, एक एरिया में लड़ाई थी। इसे कभी कभी लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई थी क्या, लेकिन 2 महीने से अधिक युद्ध चला। जो हिसाब किताब आता है, लगभग 2,50,000 गोले दागे गए। 300 फाइटर प्लेन इनका उपयोग हुआ। 300 तोपों का और मोटरार रॉकेट लॉन्चर्स का उसमें उपयोग हुआ। एक इतना लंबा युद्ध चला और सेना ने उस युद्ध को बहादुरी से लड़ा। कूटनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान का छद्म युद्ध के माध्यम से भारत के सारे लेह लद्दाख के रास्ते पर कब्जा करना था। सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी स्थिति को कमजोर करना उसका उद्देश्य था, और उसने मौका भी ऐसा चुना जब उससे कुछ समय पूर्व देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति की बात करने के लिए पाकिस्तान गए थे। माननीय अटल जी उदार हृदय के व्यक्ति थे। वो कहते थे कि बाकी किसी से संबंध अच्छे हो ना हो, लेकिन पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहेंगे तो वो दोनों की सुरक्षा के लिए उपयोगी। और इसलिए उन्होंने एक उदार मन से पहल की थी। उन्हें अंदाज नहीं था कि इस पहल का इस ढंग का उत्तर ये पाकिस्तान देगा। शायद वहां के नागरिक और सेना के लोग भी निश्चिंत थे कि एक शांति की अच्छी पहल हुई है और निश्चित रूप से बॉर्डर पर कुछ समय शांति रहेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का चरित्र ही ऐसा है। धोखे से पीठ में छुरा भोंकना और किसी भी तरह का छद्म युद्ध करते हुए
भारत को परेशान करते रहना। और इसी क्रम में उन्होंने एक तरफ शांति की बात चल रही थी और एक तरफ उन्होंने कारगिल के क्षेत्र में घुसपैठ इसको प्रारंभ किया। शुरू में लगा कि शायद कुछ घुसपैठिए होंगे, लेकिन यह भी तथ्य सबके ध्यान में रहना आवश्यक है, पाकिस्तान उसको चाहे जितना नकारे, वो घुसपैठियों के बेस में उनकी रेगुलर सेना के लोग थे, उनके अधिकारी थे। उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से सारे घाटी पर, सारे क्षेत्र पर कब्जा करने की नीयत से ही ये सारे बंकर भी बनाए थे, घुसपैठ भी की थी, अपने अड्डे बनाए थे। और उन्हें लगता था कि हम बहुत सुविधा की स्थिति में, क्योंकि भारत की सेना नीचे है और उनके बंकर ऊपर थे बहुत। शायद उनको कल्पना नहीं रही होगी कि भारत की सेना इस असुविधाजनक स्थिति में भी मुकाबला करके उनको परास्त कर सकती है। उन्होंने तो सोचा कि हम बहुत ऊंचाई पर है, 15,000 16,000 फुट की ऊंचाई पर है, भारत की सेना 10,000 11,000 12,000 फुट की ऊंचाई पर है, तो ये 3-4 हजार फुट की जो ये अंतर है, यहां तक तो शायद उनके गोले भी कैसे पहुंचेंगे। हम पहाड़ के पीछे हैं, सामने पहाड़ है, वो देख भी नहीं पाएंगे हमको, और हम हर तरह से भारत की सेना पर भारी पड़ेंगे। लेकिन आज के अवसर पर जब हम भारत की सेना के उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, वहां यह स्मरण करना भी आवश्यक है। अभी ब्रिगेडियर मिश्रा जी ने श्रीलंका की चर्चा की, 1971 के युद्ध की चर्चा की, 65 और 62 के युद्ध की चर्चा भी यहां पर आई। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले भी भारत की सेना का द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किया गया। तब से लेकर अब तक दुनिया के अनेक देश जानते हैं कि भारत की सेना ये दुनिया की श्रेष्ठतम सेनाओं में से है। और भारत की सेना उस परिस्थिति में और श्रेष्ठतम हो जाती है जब वो कम साधनों में अत्यधिक साधनों वाले देशों के साथ लड़ाई लड़ती है। कारगिल का युद्ध इस बात का परिचायक है, 62, 65, 71 के युद्ध इस बात के परिचायक। जो यहाँ कार्यकर्ता बैठे उनको ध्यान में होगा कि कई बार कार्य समिति की बैठकों में माननीय आडवाणी जी ने एक प्रसंग का उल्लेख किया है कि जब वो लेह लद्दाख में एक दल भेजा गया जिसमें आडवाणी जी पत्रकार की हैसियत से गए, और इतनी ऊंचाई पर जाना है, बर्फ में जाना है, तो उनको जो जूते दिए गए, दस्ताने दिए गए, बाकी सब चीजें दी गई, जैकेट्स दी गई, उनको देख करके वहां जो सैनिक थे वो आश्चर्यचकित थे, हतप्रभ थे कि इस प्रकार के जूते, इस प्रकार के दस्ताने, इस प्रकार की जैकेट्स ये भी भारत में मिलती है क्या। ये पत्रकारों का दल एक गया था, इनकी व्यवस्था किस ढंग से की गई थी, लेकिन वहां जो सेना में काम कर रहे लोग थे, जो वहां ड्यूटी पर थे, वो तो बहुत कम संसाधनों में वहां जी रहे थे। और आप में से अनेक लोगों को ध्यान में होगा कि ये वर्णन सुनाते सुनाते कई बार अपने माननीय आडवाणी जी की आंखों में आंसू देखे। हम सेना के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और सेना हमारी रक्षा के लिए कैसा प्राण न्यौछावर कर रही है, कैसा बहादुरी का काम कर रही है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर कई नक्सली गतिविधियां होती हैं, कई और गतिविधियां होती हैं। हमारे सीआरपीएफ के जवान यहां पर बैठे, एक ऑर्डर हो जाता है, पूरी बटालियन उठकर चली जाती है। कहाँ वो टेंट गाड़ेंगे, कहाँ रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, खाने को है, पीने को है क्या नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर होता है और गाड़ियों में बैठ कर चल देते, जहाज में बैठ कर चल देते। मुझे जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में भी जाने का अवसर मिलता है। कई बार बीएसएफ के जवान भी मिलते हैं, बीएसएफ के अधिकारी भी मिलते हैं।
मानो एक 24 आवर्स दुश्मन की चौकियों पर आग गड़ा करके बैठे रहना, बल्कि बैठने का तो सवाल ही नहीं है, खड़े रहना हथियार लेकर के, मानो यही उनकी जिंदगी है, यही उनकी दिनचर्या है। कभी कभी हम सुनते हैं कि अमर सिंह राठौर और इन सब की कहानियां सुनते हैं कि घोड़े पर बैठे बैठे ही वो खाना खा लेते थे। मुझे लगता है कि यही उनकी 24 घंटे की दिनचर्या है। वो हथियार लेकर खड़े चौकसी पर, और वही मानो खड़े खड़े ही खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े ही बैठे हैं, खड़े खड़े ही लेट रहे हैं, खड़े खड़े ही वो सब कुछ कर रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में चाहे बीएसएफ के लोग हों, चाहे अर्धसैनिक बलों के लोग हों, चाहे हमारी रेगुलर सेना के लोग हों, वो देश की सुरक्षा में लगे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए जितना सम्मान प्रदर्शित किया जाए वो कम है। आज जब हम कारगिल दिवस की विजय के अवसर पर यहां बैठे हैं, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि कारगिल युद्ध के संदेश क्या हो सकते हैं, क्योंकि हर युद्ध का कुछ संदेश होता है, हर युद्ध के कुछ संकेत होते हैं। कारगिल का युद्ध एकदम घोर विपरीत परिस्थितियों में हमने जीता। ये मैदान की आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये ऊपर और नीचे की लड़ाई थी। इन विपरीत परिस्थितियों में युद्ध को हमने जीता। तो हमारी सेना किसी भी विपरीत परिस्थिति में युद्ध जीतने में सक्षम है, ये कारगिल का पहला संदेश है। ये जीत वीरता की तो थी, ये जीत हौसले की भी थी, और ये जीत कुशल रणनीति की भी थी। जो भी वहां ऑफिसर्स रहे, जो भी सैनिक रहे, उन्होंने पूरा हौसला दिखाया, वीरता दिखाई और कुशल रणनीति दिखाई। मित्रों, इस कारगिल के युद्ध का एक संकेत और है। 24/7 देश के अंदर भी और सीमाओं पर चौकसी और जागरूकता की आवश्यकता है। हमारे किस मोहल्ले में कौन छद्म युद्ध करने के लिए आकर बैठा है, कौन अराष्ट्रीय तत्व आकर बैठा है, आज इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए देश के अंदर भी हर गली मोहल्ले में हमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, और सीमा पर भी 24/7 हमको जागरूकता की आवश्यकता है, चौकसी की आवश्यकता है। दुश्मन किसी भी वेश में आ सकता है, उसके वेश को देखकर किसी भी तरह का भरोसा उस पर करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कारगिल का संदेश है। कारगिल का संदेश इस बात के लिए भी है कि स्थानीय सहभागिता ये किसी युद्ध में कैसी हो सकती है। जो कारगिल में लड़े, उनके कई लोग जब मिलते हैं तो बताते हैं कि यदि कारगिल के स्थानीय लोग पूरी तरह से सजगता के साथ हमारे साथ नहीं होते, तो शायद कारगिल के युद्ध को जीतने में हमें और कठिनाई होती। तो बॉर्डर पर स्थानीय सहयोग और स्थानीय सहभागिता, जहां जो भी ड्यूटी पर है उनका भी काम है कि स्थानीय सहयोग लेना, लेकिन स्थानीय लोगों का भी काम है सेना और अर्धसैनिक बल उन सबके सहयोग में खड़े रहना। इस कारगिल युद्ध का एक संदेश यह भी है, युद्ध एक जगह होता है, लेकिन मन से युद्ध पूरे देश के लोग लड़ते हैं। और कारगिल के युद्ध को वहां सेना ने लड़ा और पूरे देश में लोगों ने मन से युद्ध में उनके साथ खड़े रहे। ये इस कारगिल युद्ध की एक विशेषता है। इस कारगिल युद्ध का एक यह भी संदेश है, सरकार नीतियां बनाती है, सरकार हथियारों की व्यवस्था करती है, सरकार और सैनिक साजो सामान की व्यवस्था करती है, लेकिन यदि सरकारों के मन में सेना और सैनिकों के प्रति सम्मान नहीं है, तो हथियार और साजो सामान भी उसका मनोबल नहीं बढ़ाते। जिस ढंग से उस समय की सरकार और विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सैनिकों को एक अभूतपूर्व जो सम्मान दिया, उससे पहले आज तक ऐसा सम्मान सैनिकों को सरकार के द्वारा कभी प्रदर्शित नहीं हुआ था। उसका परिणाम है कि सैनिकों का मनोबल 1 गुना 2 गुना नहीं, शायद सैनिकों का मनोबल और उनके परिवारों का मनोबल 50 गुना और 100 गुना बढ़ गया। एक एक सैनिक जो शहीद हुआ था, उस सैनिक के सबको पूरे सम्मान के साथ
और तय किया गया कि जहां उसका गांव है, जहां उसका परिवार है, वहां तक ले जाया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाएगा। सेना की टुकड़ी पूरे सम्मान के साथ उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होगी। और एक जिस ढंग का वातावरण बना, जिस ढंग का प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, उसमें से जो वातावरण बना, तो आप में से अनेक लोग होंगे जहां जहां कारगिल के शहीद आए थे और उनका सम्मान के साथ संस्कार किया गया, तो केवल परिवार के लोग और गांव के लोग इकट्ठा नहीं थे। जहां जहां भी हुआ वहां ऐसा लगता था कि मानो जो बात आती है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, एक आसपास के 100-200 गांवों का एक जन समूह और एक जन सैलाब एक एक के संस्कार में उपस्थित हुआ। निश्चित रूप से संस्कार यहां हो रहा था, लेकिन कारगिल की चोटी पर बैठा सैनिक वो भी इस बात को समझ रहा था कि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे देश की सरकार मेरे साथ है, प्रधानमंत्री मेरे साथ है, जनरल मेरे साथ है और देश की आम जनता मेरे साथ है। ये सब चीजें हौसला बढ़ाती है, ये सब चीजें मनोबल बढ़ाती है। और लड़ता हथियार से, लेकिन हथियार के साथ साथ जब उसका हौसला और मनोबल होता है तो वही हथियार की ताकत 4 गुनी हो जाती है। और कारगिल के युद्ध का यह संदेश है कि उस समय की जो भी परिस्थितियां बनी, जो भी नीतियां बनी, उससे सैनिकों का हौसला ये 4 गुना और 10 गुना हुआ। एक महत्वपूर्ण बात यह भी आवश्यक है, कूटनीतिक मोर्चे पर भी कारगिल का युद्ध एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। आपने शायद सुना होगा और पढ़ा होगा, पाकिस्तान की सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल इसका अतिक्रमण किया। उस समय भी एक चर्चा थी कि भारत की सेना भी लाइन ऑफ कंट्रोल इसको पार करके पाकिस्तान पर आक्रमण करे। निश्चित रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल इसको हम पार करके जाते तो दुनिया की कई ताकतें नियम कानून के अनुसार वहां उपस्थित हो जाती। ये युद्ध हो सकता है 10 दिन 12 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन जितने पहाड़ियों पर, जितनी चोटियों पर कब्जा पाकिस्तान का बन गया था वो बना रह जाता। और इसलिए उस समय शासन ने और सेना ने इस कूटनीति का परिचय दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार न करते हुए भी हम अपनी चोटियों को वापस लेंगे, सुरक्षित रखेंगे। युद्ध लंबा चला, लेकिन हम अपने क्षेत्र को वापस लेने में सफल हुए। और भी इसके कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन कारगिल युद्ध ये कई प्रकार का संदेश देने वाला युद्ध है। मैं अभी एक कहानी पढ़ रहा था, ब्रिगेडियर साहब ने वहां की एक कहानी बताई, और वो कहानी कोई कल्पित कहानी नहीं है, वो एक वास्तविकता है। मैं भी योगेंद्र सिंह यादव जो शहीद हुए संभवतः परमवीर चक्र उनको मिला, उनकी कहानी अभी आते आते मैं पढ़ रहा था। 5 मई को शादी हुई उस आदमी की और 20 मई को युद्ध में चला गया, शादी के 15 दिन बाद। मतलब कभी कभी जब हम सेना के बारे में सोचते हैं, सैनिकों के बारे में सोचते हैं, तो कुछ ऊपर ऊपर की बातें हमारे ध्यान में रहती है, लेकिन अंदर यानी शादी को 15 दिन हुए और उसको लगा कि नहीं वहां से आह्वान हुआ है, मुझे जाना चाहिए, मेरी टुकड़ी कूच कर गई है। उसने कहा नहीं, मैं भी नहीं रुका, मैं भी जाऊंगा। 3 दिन तक एक आध बिस्कुट पर वो रहे, घायल हो गए, एक हाथ बेकार हो गया, तो भी एक हाथ से गोली चलाई, एक हाथ से गोले चलाए। कैसी कैसी वीरता की गाथाएं। बैठकर कभी कभी लगता है सेना युद्ध करती है, कुछ हमारे सेना के बारे में हल्का बोलने वाले लोग भी रहते कि जैसे मानो उसकी ड्यूटी है वो युद्ध करती है। लेकिन प्रश्न इसका है कि वो कैसे उस ड्यूटी को अंजाम देते हैं, कौन सी भावना है, क्या जज्बा है, और तब ये युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध जीता जाता है। मित्रों, आज के अवसर पर
हम कारगिल के शहीदों को जब पूर्ण सम्मान दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर सैनिक जब युद्ध के लिए जाता है तो घर शायद वायदा करके जाता है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा। कारगिल के शहीद भी लौट कर तो आए, लेकिन लकड़ी के ताबूत में आए, तिरंगा में लिपट कर आए, लौट कर तो आए। जिस तिरंगे को सलाम करता है वही तिरंगा उनसे लिपट करके उनके बलिदान की गाथा कह रहा था। ऐसे शहीदों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हम देश की सीमा को सुरक्षित कर पाए, सुरक्षित कर रहे हैं। जब हम विजय दिवस मनाते हैं तो उसमें से यही संदेश लेने की आवश्यकता है कि हमारी भारत की सेना कैसे और सशक्त हो, देश की युवा पीढ़ी उसको प्रोत्साहन मिले कि सेना में भर्ती अधिक से अधिक हो, अच्छे लोग सेना में जाएं, सेना को सब प्रकार से आधुनिक शस्त्रास्त्र से सुसज्जित करने की नीतियां बने। सेना, अर्धसैनिक बल, इन सबका मनोबल सब दृष्टि से ऊपर रहे। ये दायित्व सरकारों का भी है, दायित्व समाज का भी है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जब कारगिल दिवस के अवसर पर ये विजय दिवस मना रहे हैं, उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो आज के अवसर पर मुझे ये कहना भी आवश्यक लगता है कि विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस मिट्टी में पले बढ़े, जैसे उनको संस्कार मिले, उनके मन में देश के सैनिकों के प्रति, देश की सेना के प्रति सर्वोच्च सम्मान है। हमारे जनसंघ के प्रारंभ काल से लेकर आज तक यह इतिहास है, सर्वोच्च सम्मान है। और आज जब हम कूटनीतिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में जाकर जिस ढंग से भारत का गौरव बढ़ाया है और जिस ढंग से वो समाज के सभी वर्गों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिस ढंग से वो दीपावली के अवसर पर और सैनिकों के बीच में जाकर दिवाली मना रहे हैं, निश्चित रूप से सेना का हौसला बढ़ाने में ये सब बहुत महत्वपूर्ण कारण होंगे। आज के अवसर पर मुझे लगता है कि ये कहना भी शायद एकदम उचित रहेगा, चाहे वर्तमान सेना हो चाहे पूर्व सैनिक हो, आप भी नीचे तक संदेश दीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों पर, बातों पर, भावों पर संपूर्ण विश्वास रखें, जो कुछ होगा वो सब ठीक होगा। और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया में एक सम्मानित राष्ट्र बनेगा। उसमें जहां सेना के रोल की आवश्यकता है, सेना अपना रोल करेगी, लेकिन भारत की केंद्र की सरकार सेना के मनोबल बढ़ाने में हर दृष्टि से और तत्पर रहेगी, क्योंकि उनके मन में सैनिकों के प्रति एक विशेष प्रकार का सम्मान है। आज हम सब भी ये संकल्प लें कि सेना और सैनिक, इनके प्रति हमारा सम्मान, हमारा जज्बा ये बराबर बना रहे, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया सम्मान ये सीमा पर लड़ते समय उनका मनोबल बनता है। और जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हथियार सामने दिखते हैं, लेकिन वास्तव में हथियारों के साथ जो पीछे का मनोबल होता है वो उनको हथियार चलाने की लगातार प्रेरणा देता है। भारतीय समाज और हम सब लोग मिलकर सेना के मनोबल के बढ़ाने में सहायक होंगे। सेना को हमेशा लगेगा कि संपूर्ण देश मेरे और मेरे परिवार के पीछे खड़ा है, तो निश्चित रूप से देश की सुरक्षा में वो हमेशा अपने प्राण न्यौछावर करने की भी चिंता नहीं करेंगे। और जहां भी सैनिक है, जहां भी हमारे अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वहां देश सुरक्षित रहेगा। ऐसी हमारी सेना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कारगिल के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और आप सबसे भी आग्रह है कि सैनिकों का सम्मान हमारे मन में सर्वोपरि बना रहे, ऐसा हमारा मन बने। इसी में से देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। भारत माता की।